जय श्री कृष्ण साथियों। मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहल भाई वीरेंद्र राजपूत पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों आज मैं पर्यावरण शिक्षण विधि का टेस्ट नंबर 1 लाया हूं। साथियों यह प्रश्न एग्जाम पैटर्न पर हैं और प्रीवियस प्रश्न है। टोटल प्रीवियस प्रश्न है मेरे साथियों जो प्रत्येक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। और साथियों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। यदि प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। साथियों यह क्वेश्चन प्रत्येक टीचर एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम पैटर्न पर है। साथियों भरोसा बनाए रखना, हम जीत जाएंगे। बस एक ही थीम के साथ बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक की मेरी अपील है आपसे कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। उसके बाद निर्णय लेना। प्रयास अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट लिखकर प्रेरित जरूर करना। देखिए साथी पहला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथियों प्रश्न कह रहा है कि बच्चों को शिक्षक और पाठ्य पुस्तक के अलावा किसी अन्य माध्यम से भी सीखना चाहिए, ऐसा शिक्षक को प्रेरित करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। सही बात है कि यही एकमात्र स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। हम बच्चे से कहेंगे किसी दूसरी जगह से सीख, माता पिता से, भाई बहन से, तो ये भी विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। हाँ, बच्चों को जो शिक्षक हैं वो अलग अलग जगह से सीखेंगे तो शिक्षक बच्चों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। नहीं साथियों, मनोक्रियात्मक विकास तो जब करेगा जब बच्चा स्वयं किसी क्रिया कार्य को अपने आप कर रहा हो। तो साथियों इसका सटीक आंसर होगा मेरे साथियों, इसका सटीक आंसर है मेरे साथियों ए, बी और सी, यानी ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन। साथियों बस ध्यान से समझना वीडियो को, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखना और समझना। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। साथियों पर्यावरण से संबंधित कौन सा नहीं है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। हाँ साथियों आज के समय में पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है और होना भी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। हाँ साथियों एक बच्चा पर्यावरण में रहकर एक स्वच्छ परिवार में और एक आसपास का वातावरण यदि उसका पॉजिटिव है तो बच्चा बेहतरीन तरीका से सीखेगा। संबंध में सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत मतलब सभी विषय और सभी जगह इसमें समाई हुई है। तो साथियों इसका सटीक आंसर है पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल नहीं देता है। तो साथियों इसका सटीक आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा मेरे साथियों? सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भरोसा बनाए रखना, आपको बहुत हद तक मजबूत बना दूंगा मेरे साथियों। बस मेरे पर विश्वास बिलीव बनाए रखना मेरे साथियों। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तुत किया गया है। मेरे साथियों पर्यावरण में 6 थीम शामिल किए गए हैं। देखिए साथियों पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित, थीम का मतलब है कोई एकत्रित क्यों किया गया है। किसी भी विषय को 4 टुकड़ों में ना पढ़ाकर, जैसे सामाजिक ज्ञान है मान लो तो हम कह देते हैं सामाजिक ज्ञान, फिर सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान, अलग अलग जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाती हैं उनका अलग अलग वर्गीकरण होता जाता है। तो साथियों एक ही साथ क्यों पढ़ाया गया है? बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए। हाँ साथियों हो सकता है। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ को बनाने के लिए। हाँ साथियों ये भी हो सकता है। उप विषयों की तुलना थीम आधारित पर्यावरण का संपादन आसान है। नहीं साथियों ये तो सही नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। नहीं साथियों इसका सटीक और बेहतरीन आंसर होगा बच्चों को स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। साथियों इसका सटीक आंसर होगा कौन सा होगा साथियों? बी आंसर इसका सटीक होगा मेरे साथियों। क्योंकि बच्चा स्थानीय परिवेश में पढ़ रहा है, लिख रहा है और वो आसपास के वातावरण को देख रहा है, अपने समाज में रह रहा है, अपने माता पिता सभी से अंत्यक्रिया से करते हुए सीख रहा है। तो इसका सटीक आंसर यही होगा मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? हाँ साथियों 6 थीमें बताई थी मैंने, इसमें से कौन सी थीम नहीं है जो इसमें सम्मिलित नहीं है? आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, भोजन, काम और खेल। साथियों इसमें आवास थीम में शामिल है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, भोजन, ये तीनों ही शामिल हैं। लेकिन साथियों इसमें काम और खेल शामिल नहीं है। तो साथियों इसका सटीक आंसर होगा काम और खेल। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, मैंने बताया कि पर्यावरण कितनी थीम है साथियों? 6 थीम है।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है साथियों को निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। हाँ साथियों, जिस प्रकार से गणित के लिए संख्या ज्ञान और संक्रिया ज्ञान जरूरी है, उसी प्रकार भाषा के लिए वर्णमाला और मात्रा ज्ञान जरूरी है। इन दोनों के माध्यम से ही बच्चे की थोड़ी थोड़ी भाषा का विकास हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण के इसके लिए अलग से कोई छोटी सी वस्तुएं नहीं होती हैं। जैसे कि पर्यावरण जैसे संख्या ज्ञान होता है गणित के लिए, संख्या ज्ञान, संक्रिया ज्ञान, और हिंदी के लिए वर्णमाला ज्ञान और मात्रा का ज्ञान होता है, ऐसा पर्यावरण के लिए नहीं होता है। इसलिए इन दोनों के सम्मिलित रूप से ही बच्चा थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है, जानकार हो जाता है, तो वो पर्यावरण, इन दोनों के माध्यम से ही पर्यावरण का ज्ञान अच्छा होता है। तो इसके बारे में सच तो यही है मेरे साथियों, ऑप्शन तो इसका यही सही है। दूसरा ऑप्शन पढ़ लो, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को नए विषय के रूप में नहीं प्रस्तुत, नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है साथियों। कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझ नहीं साथियों। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा, भाषा के माध्यम से नहीं होता है एकमात्र, उसमें गणित की भी भूमिका होती है और उसमें भाषा की भूमिका भी होती है साथियों। पर्यावरण शुरू किया जाता है वह कक्षा 3 से 5 के लिए होता है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, इसका सटीक आंसर 1 हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है मेरे साथियों, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना, यहाँ साथियों थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, बिना सीखना क्या बताता है, बिना नहीं, बिना बोझ के सीखना या बोझ के बिना सीखना क्या बताता है साथियों। एनसीएफ की थीम थी कि बिना बोझ की शिक्षा, एनसीएफ 2005 की थी। स्कूल बैग का वजन करना नहीं साथियों। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्ययनों की संख्या कम करना नहीं साथियों। अबोध का भार कम करने की जरूरत, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत नहीं साथियों। इसका सटीक आंसर था कि बच्चे पे जो भार रूपी बोझ टिका हुआ है उस पे एकदम हावी लग रहा है कि बच्चा क्या सीखे क्या नहीं सीखे, बच्चा खेल के माध्यम से नहीं सीख पा रहा है, तो बच्चे को खेल खेल के माध्यम से सिखाना, अबोध का भार कम करना, उसे अपने आप पे दबाव महसूस हो रहा है उसको कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सटीक आंसर है मेरे साथियों अबोध का भार कम करने की जरूरत। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है। दिशा परीक्षण कौशल, चित्र कौशल परीक्षण, स्थिति कौशल और ग्राफिक कौशल। साथियों हम स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति सही तरीका से चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, एक चित्र के माध्यम से। तो इसका सटीक आंसर होगा मेरे साथियों, क्या होगा, इसका सटीक आंसर होगा मेरे साथियों चित्रण कौशल। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि, मतलब उसका विश्वास करने योग्य क्या चीज होती है। शिक्षक की बहुमूल्य निधि क्या है, शिक्षक का भरोसा किस पर टिका होता है, सेवा पर, वेतन पर, गर्व पर, छात्रों के विश्वास पर। वास्तव में अगर छात्रों को ही विश्वास है तो ही एक शिक्षक के व्यवहार को अच्छा माना जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसका सटीक आंसर होगा मेरे साथियों, इसका सटीक आंसर होगा छात्रों में विश्वास, छात्रों का विश्वास। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। मतलब एक पर्यावरण का ज्ञान, आसपास के वातावरण का ज्ञान कराने के लिए कौन सा जरूरी नहीं है। भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, हाँ हो सकता है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, नहीं साथियों। कौन सी विशेषता नहीं है, सॉरी नहीं है। पर्यावरण को खोजने और जानने की अवसर प्रदान करना, हाँ बच्चे को पर्यावरण के साथ सक्रिय क्रिया करते रहना चाहिए। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो साथियों इसका सटीक आंसर है विज्ञान की आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ये इसका आंसर नहीं है, यानी साथियों ये है इसकी विशेषता नहीं है, बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न प्रीवियस प्रश्न है मेरे साथियों, प्रत्येक किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। इसमें तो एक ही एग्जाम लिखा हुआ है मेरे साथियों टाइपिंग की वजह से। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, क्वेश्चन अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। मतलब पर्यावरण को पहली और दूसरी कक्षा में,
तीसरी से 5वीं में, छठी से 8वीं के में, 9वीं से 10वीं। मैंने साथियों आपको पहले एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा भी दिया था। इसका आंसर है तीसरी से लेके 5वीं कक्षा तक। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के प्रत्येक शिक्षण कक्षा में आवश्यक, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्षा में किसकी आवश्यकता है? संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम की, मतलब बच्चा समझ सके, अनुकूल तथा धमकी रहित प्रवेश की, हाँ, और स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, बच्चे के सामने सही तरीका से प्रस्तुत करना। इसके तीनों ही सटीक आंसर है मेरे साथियों। संज्ञानात्मक आयु होनी चाहिए, उसकी आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसकी समझ के आधार अनुसार अनुकूल धमकी रहित प्रवेश होना चाहिए, स्कूल आधारित आकलन और आख्या प्रस्तुत होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा साथियों उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? मेरे साथियों, जब बच्चे के सामने हम एक कहानी कथन बढ़िया बढ़िया कहानी बताएंगे तो बच्चा उस सब्जेक्ट से, उस विषय से जुड़ने की कोशिश करेगा और उसको आनंद के साथ पढ़ने की कोशिश करेगा। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना। साथियों अगला ऑप्शन पढ़िए, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। स्थानीय विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। बच्चों को में विद्यमान भाषिक सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखता है। मेरे साथियों इसका सटीक आंसर है स्थानीय विश्व, मतलब बच्चा छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से विश्व तक पहुंच सकता है, विश्व की व्यापक चीज़ों को समझ सकता है। पहले अपने आसपास के वातावरण को सीखेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वो हर चीज़ को समझने की कोशिश करेगा कहानी और कथनों के माध्यम से। तो इसका साथियों सटीक आंसर क्या होगा मेरे साथियों? इसका सटीक आंसर होगा स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने। तो साथियों यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट लिखकर प्रेरित किया करो। और साथियों हाँ, चैनल पर यदि नए हैं तो बेल आइकन को दबा लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथियों इसी प्रकार के प्रश्न प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए लगातार। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।